हॉस्पिटल बुरहानपुर, आलोक सेठी जी व्यवसाय उद्योगपति खंडवा, जय नागड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार, अनिमेश शर्मा संपादक दैनिक भास्कर, सुनील बंसल जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं खंडवा के, मंगल यादव जी हैं, प्रमोद सिन्हा जी डॉक्टर प्रमोद सिन्हा जी हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, राजेंद्र पाराशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जो आज का हमारा जो थीम रखा हमने कि निमाड़ के विकास में खंडवा की भूमिका, मैं सभी आमंत्रित अतिथियों का स्वागत करता हूँ। आनंद चौकसे जी का स्वागत है, मंगल यादव जी का स्वागत है, आलोक सेठी जी का स्वागत है, अनिमेश शर्मा जी संपादक दैनिक भास्कर, आपका भी स्वागत, जय नागड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजेंद्र पाराशर जी वरिष्ठ पत्रकार। भैया आइए आगे के रोक में आप, प्रमोद सिन्हा जी, श्याम भाई, प्रमोद सिन्हा जी, प्रमोद सिन्हा जी आपका भी स्वागत है। मैं थोड़ी सी आपको भूमिका बता दूं कि आज जो समर्पण सृजन केंद्र है, उन्होंने जो आयोजन आज रखा है वो काफी दिनों से एक इस आयोजन को लेकर भूमिका बन रही थी। पिछले दिनों बात चली कि निमाड़ संभाग बनने वाला है और खंडवा को उसका मुख्यालय बनाया जाना चाहिए। तो आखिर खंडवा का ऐसा क्या योगदान है विकास में या निमाड़ के विकास में कि खंडवा उसको डिजर्व करता है या कहाँ कमी रह गई, क्या कमियां रह गई। इस पे हमने जो अच्छे वक्ताओं को बुलाने की कोशिश की जो अपने क्षेत्र में लंबे समय से, खास करके पत्रकारिता में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो लंबे समय से अपना योगदान दे रहे हैं, और उनके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या खंडवा ने डिजर्व खंडवा करता है कि उसको हम निमाड़ का मुख्यालय, निमाड़ संभाग, जो सुनील बंसल जी अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपका भी स्वागत है। तो इस थीम को लेके हम निमाड़ के जो विकास को लेके, निमाड़ के विकास में खंडवा की क्या भूमिका है, क्या होना चाहिए, क्या हो पाया, क्या नहीं हो पाया, इन चीज़ों पे बात करेंगे। और बहुत अच्छे वक्ताओं का पैनल हमारे साथ है आज, हम सबको सुनेंगे और सभी अपने संक्षिप्त में कंबाइन करेंगे। इसका भी थोड़ा सा समय का भी हमारे साथ 6-7 लोग बोलने वाले हैं। तो मैं लुकमान भाई से पहले निवेदन करूंगा, लुकमान मसूद साहब से, कि स्वागत की बेला के लिए मैं लुकमान मसूद साहब को आमंत्रित करूंगा कि वे जो यहाँ पर नाम है उसके लिए जी। आनंद चौकसे जी के स्वागत के लिए मैं मुस्कान मसूद, संचालक एमके प्राइवेट स्कूल, मुस्कान मसूद, उसके बाद मिर्जा कलीम बेग साहब, संचालक पैराडाइज, आपको भी बुलाऊंगा, अन्ना सत्य सामान। इसके बाद अपने बहुत व्यस्त समय में समय निकाला सर, आपने बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आलोक सेठी जी के अभिनंदन के लिए एहतसाम मिर्जा जी को आमंत्रित करता हूँ। आलोक सेठी जी से निवेदन है कि मंच में युवा व्यवसायी हैं। इसके पश्चात मैं इब्राहिम शेख जी को, आलोक भैया के, सुफियान काजी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ आलोक भैया के स्वागत के लिए। सुफियान काजी साहब राष्ट्रीय स्तर के शायर हैं, सुफियान काजी साहब, और बड़े मुशायरों में शामिल रहते हैं आप। थैंक यू। इसके बाद जय नागड़ा जी को मैं आमंत्रित करूंगा, और चूंकि पत्रकारिता में हमारे वरिष्ठ है तो मुझे नाम यहाँ पर भैया के सम्मान के लिए मुझे कहा गया है।
भैया भी बेंगलोर थे, हमारे निवेदन पर बेंगलोर से कल ही पहुंचे हैं। प्रमोद सिन्हा जी भी बाहर थे। इसके पश्चात में अनिमेश शर्मा जी के स्वागत के लिए लुकमान मसूद साहब, संपादक दैनिक भास्कर, अनिमेश शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं लुकमान मसूद साहब को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर एपीजी यूनिवर्सिटी के आप उप कुल सचिव हैं। सुनील बंसल जी को आमंत्रित करता हूँ मैं। सुनील बंसल जी के स्वागत के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं सुनील बंसल जी, आपके स्वागत के लिए मैं मोहम्मद इब्राहिम साहब, सह संयोजक, समर्पण सृजन केंद्र। इसके अलावा प्रमोद सिन्हा जी, डॉक्टर प्रमोद सिन्हा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। मनोज कंवर जी से निवेदन करूंगा कि प्रमोद सिन्हा जी के स्वागत के लिए मनोज कंवर जी। हमारे पत्रकार साथी लुकमान साहब, डॉक्टर प्रमोद सिन्हा साहब। इसके बाद राजेंद्र पारासर जी के, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र पारासर जी हमारे साथ, उनके स्वागत के लिए मैं सुनील उपमन्यु जी को आमंत्रित करता हूँ। हमारे साथ समाज सेवी और व्यवसायी मंगल यादव जी भी हैं। मंगल यादव जी के स्वागत के लिए मैं A.K. दवे साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। मंगल यादव जी मंच पर आए। दवे साहब। संस्था के स्वागत भाषण के लिए मैं अध्यक्ष लुकमान मसूद साहब को आमंत्रित करता हूँ। समर्पण सृजन केंद्र खंडवा जो आज इस आयोजन के होस्ट हैं, लुकमान मसूद साहब को आमंत्रित करता हूँ कि संस्था को कार्यों को लेकर थोड़ा सा आप अपनी बात रखेंगे। लुकमान। धन्यवाद भाई। सभागार में बैठे शिक्षा के महास्तंभ परम आदरणीय आनंद चौकसी, मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार और खंडवा शहर को देश प्रदेश में नाम दिलाने वाले आदरणीय जय गंगला जी, व्यवसाय जगत से खंडवा को विदूषण तक ले जाने वाले और निर्माण और खंडवा को पहचान दिलाने वाले सफल उद्यमी और साहित्यकार मेरे बड़े भाई परम आदरणीय आलोक सेठी जी, खंडवा में व्यवसाय और बिजनेस को सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करने वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेरे परम मित्र सुनील जी, पत्रकारिता में रवीश कुमार का के समकक्ष खंडवा के लिए डॉक्टर प्रमोद सिन्हा जी, खंडवा में सुबह सही समय पे उठने से पहले सही खबर, सही सुबह का आगाज कराने वाले आदरणीय अनिमेश शर्मा जी, खंडवा में एक ऐसी शख्सियत भी है जिन्होंने पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग की है, आदरणीय पाराशर जी, राजेंद्र पाराशर जी, और खंडवा निर्माण उत्तर प्रदेश में कुश्ती का पाठ पढ़ाने वाले परम आदरणीय मेरे बड़े भाई मंगल यादव जी, सभागार में बैठे समस्त अतिथिगण और साथियों, समर्पण सृजन केंद्र को बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रयास रहा है कि हम शिक्षा, साहित्य, कल्चर को लेकर काम करें। विगत दिनों हमने कुछ इस टाइप के कार्यक्रम किए हैं, आप में से कुछ लोग उसके साक्षी हैं और शहर ने उसको साकार भी किया है। हमारा उद्देश्य शिक्षा, साहित्य, कल्चर के साथ साथ रोजगार, स्वरोजगार और खेल के हस्तियों को सम्मानित करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। आज का जो विषय है
निमाड़ के विकास में खंडवा का योगदान। आप सभी लोग निमाड़ और खंडवा से परिचित हैं, लेकिन फिर भी कुछ नई जनरेशन के लोग, कुछ बाहर के लोग हैं, तो मैं संक्षिप्त में निमाड़ का परिदृश्य उनके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट का समय लूँगा और फिर हम वक्ताओं से सुनेंगे कि एक्चुअल में निमाड़ है क्या। अगर हम भारत का नक्शा देखते हैं तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच का जो क्षेत्र है उसे निमाड़ कहा गया है। ऐसा मान्यता है कि इस क्षेत्र में नीम के पेड़ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम निमाड़ पड़ा। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि विंध्याचल का जो क्षेत्र है वहाँ पर आर्य और अनार्य लोग निवासरत थे और उनके समय से जो जगह बनी उनको निमाड़ या निमाड़ कहा गया। और बहुत सारी संप्रदायाँ हैं जो निमाड़ को लेकर हैं। निमाड़ में प्रमुख रूप से ताप्ती नदी और नर्मदा नदी है। और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो कुछ समय निमाड़ को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व निमाड़ और पश्चिम। इसके बाद अगर हम खंडवा पर प्रकाश डालें तो खंडवा एक बहुत ऐतिहासिक शहर है और अगर इसके इतिहास पर हम नजर डालें तो लगभग 2500 वर्षों का इतिहास इसका मिलता है खंडवा का। महाभारत काल में खांडा वंश के नाम से भी खंडवा को जाना जाता है और यहाँ पर अपार वन संपदा है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा गोडाउन है, यहाँ रेलवे का बड़ा जंक्शन है, बेंगलोर, दिल्ली, इवन गोवा तक के डायरेक्ट लाइन है, NH और स्टेट हाईवे हैं खंडवा में। बहुत सारी शख्सियत भी खंडवा की हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। मतलब खंडवा में बहुत कुछ ऐसा है। उसके बाद भी हम कहाँ हैं इसको जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे वक्ता हैं जो बताएंगे कि आज हम खंडवा में कहाँ हैं। तो इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद मान जी। हम अब शुरू करते हैं। वक्ताओं का पैनल बहुत अच्छा है। भले यहाँ लोग काम है, सिटी चैनल के माध्यम से पूरा शहर देखेगा और डिजिटल मीडिया के माध्यम से सारे लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार और जिनसे हमने पत्रकारिता के बहुत सारे गुण सीखे, उनको देख के हमने पत्रकारिता सीखी है, जय नागड़ा जी को आमंत्रित करता हूँ कि खंडवा और निमाड़ पर अपनी बात रखें। जय नागड़ा जी। सभी को नमस्कार। एक सार्थक विषय है इस पर बात करने की जरूरत है। केवल खंडवा की भूमिका नहीं, हमारी खुद की भूमिका हर आदमी को खुद से पूछना पड़ेगा, उसकी क्या भूमिका। शहर क्या होता है? हम ही होते हैं, शहर होता है। हम ही से शहर बनता है, हम ही से प्रदेश बनता है, देश बनता है, दुनिया बनती है। हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है और हम क्या दे सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सभी प्रबुद्ध लोग हैं और सबको ये पता है कि खंडवा की क्या खूबियाँ हैं, हम क्या थे और क्या हैं और क्या हो गए। जरा सोचिए कि आज के आज़ादी से पहले ये पूरा निमाड़ अंचल के 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्व निमाड़ अंचल और पश्चिम निमाड़। निमाड़ शब्द को लेकर के भी ये एक अलग व्याख्या है कि निमाड़ क्यों, क्योंकि एक आर्य और अनार्य संस्कृति की बात आती है कि ये दोनों संस्कृति यहाँ पर मिश्रित है, इसलिए निमार्य हुआ और निमार्य अपभ्रंश होकर के निमाड़ हुआ। लेकिन दूसरा एक सोच ये भी है कि ये निमाड़ नीम के वृक्षों की अधिकता के कारण निमाड़ कहलाया। निमाड़ में नीम के वृक्ष तो कम हो गए, लेकिन निमाड़ की ठंडी तासीर हमारे अंदर आ गई। कितना भी सारी गड़बड़ियाँ हो जाए, हमारा खून उबलता है, इतना ठंडापन इस निमाड़ में हमको दे। अब बात करें, हमारे पास बहुत कुछ है, भरपूर पानी है, इंदिरा सागर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, इतना पर्याप्त पानी, इतनी पर्याप्त बिजली, थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है। आंकड़ों में सबको पता है कि हम पावर हब के रूप में, नए पावर हब के रूप में मध्य प्रदेश में उभर रहे हैं। कनेक्टिविटी है, रेल मार्ग से पूरे देश को, सड़क मार्ग से पूरे देश को।
सब कुछ है, उसके बाद भी कहाँ खड़े हैं। और पड़ोस में खरगोन, बिना रेल की पटरी के उसकी रेलगाड़ी दौड़ रही है विकास की। कितना बड़ा, मतलब एक समय में मुझे पता है कि वहाँ पे कुंठाएं थी इस बात को लेके कि हमारे पर रेल नहीं, लेकिन बिना रेल के उन्होंने विकास कर लिया है। ये वहाँ के लोगों की जीवटता थी, और हम हैं जो अपनी पुरानी बातों को लेकर के हम क्या हो। एक समय वो था, खंडवा ने पूरे मध्य प्रदेश को नेतृत्व दिया, यहाँ से मुख्यमंत्री हुआ करते थे भगवत राम मंडोई। प्रदेश को हर क्षेत्र में नेतृत्व मिला है, खंडवा ने दिया है, चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कोई। लेकिन आज हम कहाँ आकर के खड़े हो गए हैं, हमको अपने सांसद के लिए कभी खरगोन तो कभी बुरहानपुर देखना पड़ता है। हम अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुन सकते। तो इतनी खराब स्थिति की जो क्षेत्र कभी मुख्यमंत्री दिया करता था, आज एक अदद अच्छे नेतृत्व को हम तरसे। कहाँ आके कमी आ गई। इस शहर में दादाजी की आध्यात्मिक ताकत थी, माखनलाल जी जैसा प्रखर पत्रकार किया। उस समय महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी प्रसार संख्या क्या है, आपकी प्रभाव क्या है, ये महत्वपूर्ण होता था। एक छोटा सा टेबलाइट साइज का अखबार जो उस समय अंग्रेज मिला करके रख देता था, ये बड़ी बात थी। कोई दावा नहीं करते थे कि कितना बड़ा अखबार है, कितना वो है। एक छोटा सा अखबार, विचार महत्वपूर्ण होता है। और उस समय माखनलाल जी जैसे शख्स ये लिखते थे, अमर राष्ट्र उद्दंड राष्ट्र की मेरी बोली, मुझे न बाती समझौतों वाली कोई टिप्पणी। लेकिन आज क्या हम उस बात पर टिके हुए हैं? हर पग पे समझौता, सच कहने से परहेज, न हमको सच सुनना है, न देखना है, न बोलना है। व्यक्तिगत विकास बहुत हो गया और आसान भी है सब करना, लेकिन आंखें मूंद करके यदि आप विकास कर रहे हैं, खुद का विकास तो कर सकते हैं, लेकिन शहर का, जिले का भला नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण ये है कि यदि आपको जिले की चिंता है, क्षेत्र की चिंता है, तो ताकत से सच बोलना पड़ेगा, बिना इसकी चिंता करें कि इससे मेरा क्या फायदा, क्या नुकसान। मैं हैरान हूँ, मैं पत्रकारिता में हूँ, एक लंबे अरसे तक यहाँ पे सच बोलने और सुनने वाले लोग मिलते थे, धीरे धीरे कम होते हैं। पहले ये होता था कि कोई अच्छी खबर हो तो फ़ोन करके कुछ लोग बोलते थे कि सब बहुत अच्छा लिखा, लेकिन हम नौकरी वाले हैं यार, कैसे बोल सकते हैं, नौकरी वाले नहीं बोल सकते। दूसरा बोलता भैया व्यापार लेके बैठे, हम कैसे बोल सकते हैं, व्यापार वाला नहीं बोल सकता। भैया हम तो पार्टी से बंधे हुए हैं, हम नहीं बोल सकते। तो अब आप किससे उम्मीद कर रहे हैं, कौन बोलेगा? अभी जब संवाद बनाने की बात आई, इससे पहले ये बात हुई थी कि जब डीआईजी ऑफिस बना था, तो इसमें किसको कंफ्यूजन है कि खंडवा हमेशा से ऊपर रहा है, बौद्धिक, सांस्कृतिक सभी रूप से। मुगल पीरियड में बेशक बुरहानपुर हमारे से बहुत आगे रहा, लेकिन बुरहानपुर के तासीर को मैं निमाड़ की तासीर नहीं मानता। वहाँ पे खानदेश की असर है, वो महाराष्ट्र का हिस्सा ज़्यादा लगता है, निमाड़ का हिस्सा। ये बात और है कि एक भौगोलिक और राजनीतिक व्यवस्था के साथ बुरहानपुर खंडवा से जुड़ गया, लेकिन हमारा कल्चर, हमारी निमाड़ की बोली वहाँ पे बोली नहीं जाती। निमाड़ आपका खंडवा, खरगोन, बड़वानी, हालांकि थोड़ा थोड़ा फर्क है निमाड़ी में वहाँ और हमारे, लेकिन बुरहानपुर कल्चरली बिल्कुल अलग है। वहाँ की तासीर, वहाँ की सब चीज़ें, और वहाँ का सांस्कृतिक वो भी यदि हम देखें तो खानदेश से ज़्यादा मिलता है। वहाँ का पूरा पॉलिटिकल सीन भी वैसा ही है। वहाँ पे कोऑपरेटिव में लोग काम करके नेता बने। बात ये है कि हमने, जब हम ये सोच रहे हैं कि ये सारे काम दूसरे के हैं, हम न कुछ बोलेंगे, न कहेंगे, न चुप रहेंगे। आज देखिए कितनी चीज़ें रोज शहर में हो रही है, कितनी गड़बड़ है, आपको शहर को रोज पीछे लेके जा रही है। किसमें साहस है बोलने का? कल एक घटना हुई, पूरे देश भर के अखबारों में भी, एक मशाल जुलूस, जिसकी आगजनी से कितने लोग चपेट में आए। क्या वो डिसिप्लिन जुलूस था? क्या उस जुलूस की ज़रूरत थी? आप यदि देखेंगे तो शहर में आधे से ज़्यादा ऐसे जुलूस निकल रहे हैं जो सिवाय न्यूसेंस के कुछ नहीं, किसी में साहस नहीं है ये बोलने का। क्या जरूरत है इस जुलूस की? और क्या इससे कौन सा आतंकवाद के खिलाफ आप लड़ रहे हैं? आधे लोग नशे में हैं, आप मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। आपको होश नहीं, आपकी मशाल है, आप अपने बाजू वाले को जला दें। कुछ नहीं, इतने इस तरह की पूरी एक हुजूम
लेकिन हमको लगता है हमको क्या पड़ी यार, क्यों पंगा लें, हमको तो सबको दोस्त बना रहा है, क्यों पंगा लें। जब ये ताकत नहीं है तो भूल जाइए कि हम संवाद बने। मैं तो कहता हूँ कि हम तहसील की पात्रता रखते हैं इस मानसिकता के साथ। क्या केवल अखबार वाले 2-4 चिल्लाते नहीं हैं, बाकी हम अपना धंधा करते हैं। यदि सच बोलने का साहस नहीं है तो मुझे लगता है कि पहले अंदर से सोचें अपने आप से कि क्या हम वाकई चिंता करते हैं या चिंता दिखाना चाहते हैं। चिंता करते हैं तो फिर आप अंदर और बाहर से एक जैसे होइए, ये डबल मेजरमेंट नहीं चलेगा और ये बहुत मीठा मीठापन भी नहीं चलेगा, आपको कड़वा भी होना पड़ेगा। हो सकता है कुछ रिश्ते खराब भी होने दीजिए। यदि शहर हित में यदि आपकी कुछ ताकत है तो होने दीजिए ना। अब 24 घंटे धंधा ही आपके सर में सवाल है। अरे इसके पहले भी आप सोचिए, कई लोग हैं जो बड़े व्यापार किए, बड़े कारोबार किए, लेकिन सच को सच बोलने की ताकत होती है। चाहे वो राहुल बजाज हो या रतन टाटा, इन लोगों ने वो मिसाल कायम की और आज हमारे देश में इससे बड़ी क्या मिसाल है। हो सकता है कि अंबानी अडानी ने टाटा से ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस की हो, लेकिन टाटा को जो सम्मान मिला वो देश के शायद ही किसी उद्योगपति को, क्योंकि मॉरल थे, मॉरल वैल्यू थे, सच को सच बोलने की ताकत थी। यदि हम ये कुछ कर सकें, इस तरह के मॉडल दे सकें तो हम बात कर सकते हैं शहर की। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई पात्रता है इस बात की कहने। देखिए, ये हर एक को सोचना पड़ेगा कि ये अपना शहर है और इसके लिए लड़ना पड़ेगा, अपना नेतृत्व विकसित करना पड़ेगा और खुद देखना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट करें। मुझे लगता है काफ़ी और भी बनता है, तो मैं अपनी बात करने ही विराम करूँगा। और हमको अंदर से तो ईमानदार होना पड़ेगा। खंडवा की भूमिका के बजाय मैं केवल इसमें इतना चेंज करूँगा कि हमारी भूमिका, हम क्या हैं, हम क्या दे रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में क्या दे रहे हैं शहर को, ये महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। समझता है जय भी आपने विवाह की बात की। और इसके पश्चात में खंडवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुनील बंसल जी को आमंत्रित करता हूँ, जो मेरे सहपाठी भी हैं, हम लोग साथ में पढ़े, हम लोग। सुनील भाई का स्वागत है। धन्यवाद जीवन भाई। सम्मानीय सदन में उपस्थित हमारे कानपुर से पधारे आदरणीय श्री चौकसे सर, मेरे मार्गदर्शक बड़े भैया श्री आलोक भैया, जय भैया, सम्मानीय सभी सदस्य। अभी हमारे जय भैया ने लगभग सभी बातें जो बोलना थी लगभग सभी चीज़ें बता दी है कि निमाड़ के विकास में खंडवा का क्या योगदान होना चाहिए। अभी कल मैं कार्यक्रम देख रहा था, उसमें एक डायलॉग आया कि वर्तमान परिस्थितियों में समाज को दिशा और दशा देने के लिए, दिशा और दशा बदलने के लिए पावर का होना बहुत जरूरी है किसी के पास में। आपके पास में जितनी ज़्यादा पावर होगी आप उतना समाज के अंदर काम कर सकते हैं, समाज की दशा बदल सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं। पहले ये सब चीज़ें हमारे बुजुर्गों में हुआ करती थी। वर्तमान में हमारे जो लीडर हैं उन लोगों के अंदर है। खंडवा पावर हब जरूर है, यहाँ से बिजली बन रही है, तारों के जरिए बाहर जा रही है। वो पावर हमारे शरीर में, हमारे लोगों में दौड़ना चाहिए, जब भी हम खंडवा का विकास कर पाएंगे। हम वाकई में बड़े सुप्त पड़े हुए हैं, किसी भी चीज़ में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हो रहा है होने दो, सड़क पे से भी जाना है, ट्रैफिक निकल रहा है तो मेरे पहले कैसे निकलूँ। सबसे पहले मेरी ये सोच थी कि मैं कैसे साइड से निकले, किस गली कूचे से होके मैं निकल जाऊँ। हम रोक कर 2 मिनट उस चीज़ को नहीं देखेंगे कि हम उसको, अगर 2 मिनट अगर हम रुक जाएंगे तो ट्रैफिक क्लियर हो सकता है हमारे थोड़े से एफर्ट्स करने से। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन ठीक है। रही बात व्यापार और व्यवसाय की, खंडवा में बहुत संभावनाएँ हैं। हमारे जो लीडर लोग हैं, हमारे जो नेतृत्व करता है, उन लोगों के अंदर दूरदृष्टि और विजन होना एक बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। खंडवा के विजन, खंडवा के अंदर बहुत ज़्यादा संपदा है, बहुत ज़्यादा यहाँ का जो भौगोलिक परिदृश्य बहुत अच्छा है आगे के व्यापार के लिए। वर्तमान व्यापार में पिछले 5-7 सालों का भी अगर आप व्यापार देखते हैं खंडवा का, तो मैं समझता हूँ कि 3 से 4 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है। लेकिन वो सीमित क्षेत्र में हुई है, वो बड़ा नहीं है क्षेत्र। शहर को बढ़ाने की, जितना हम शहर को बढ़ाएंगे उतना हमारा व्यापार बढ़ेगा। उसके लिए हमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है यहाँ शहर के अंदर खंडवा में, बाईपास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रैफिक के जो संसाधन है, ट्रैफिक लाइट्स वगैरह है, जो भी है, इनकी सब चीज़ की हमारी ज़रूरत है। ये सब चीज़ें व्यापार को बढ़ाती है और शहर का विकास करती है। शहर का विकास होगा, हमारे निमाड़ का विकास होगा। रही बात पावर की, तो अभी जो
एक माहौल अभी मुद्दा चल रहा है निमाड़ विकास को, अपने निमाड़ संभाग बनाने का, उसमें अगर खंडवा को मौका मिलता है कि उसका मुख्यालय बने तो मैं समझता हूँ कि खंडवा के पास पावर आएगा, उससे निमाड़ का हम लोग विकास करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे प्लस में जाएगी। तो हम आगे भी बहुत से हमारे वक्ता लोग बैठे हैं, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। सुनील भाई खंडवा के अग्रणी उद्योगपति भी हैं और उनका एमजी ब्रांड जो है काफ़ी बड़ा नेशनल लेवल का बड़ा ब्रांड है ऑयल का। धन्यवाद सुनील जी। इसके पश्चात में डॉक्टर प्रमोद सिन्हा जी प्रोफेसर हैं माखनलाल यूनिवर्सिटी में और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जी न्यूज़ के भी संवाददाता हैं। डॉक्टर प्रमोद सिन्हा जी से निवेदन करूंगा कि वे सब्जेक्ट अपनी बात रखें। धन्यवाद रिजवान जी। हमारे शहर में पधारे अतिथि चौकसे साहब का खंडवा शहर की ओर से, हमसे बुद्धिजीवी की ओर से मैं स्वागत करता हूं और उपस्थित सारे खंडवा शहर के अलग अलग क्षेत्र के बुद्धिजीवी और विशेषज्ञ लोगों को आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम एक चर्चा करें कि हम किस तरह से हमारे क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं लाइव देख रहा था, इसमें लिखा है निमाड़ के विकास में खंडवा की भूमिका और एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हुआ है। ये समझ में नहीं आता कि क्या पीछे जो हो गया है उसके कारण लगा है या आगे आने वाले समय के कारण लगा है, लेकिन दोनों ही संदर्भों में ये मार्क्स जो है ये बिल्कुल सटीक लगाया है। अब बाय डिफॉल्ट लग गया हो या किसी सोच से लगा हो ये नहीं कह सकते हैं। देखिए, एक जैसे जय भाई ने कहा एक निमाड़ शब्द जैसे आता है तो एक रीजन, एक पूरे क्षेत्र की एक गर्व की अनुभूति होती है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे यहाँ छठ पूजा का आयोजन हुआ। आज से 15-20 साल पहले छठ पूजा क्या होती थी हम नहीं जानते थे, लेकिन अब पूरा इंडिया जानता है छठ पूजा क्या होती है और छठ पूजा में क्या क्या होता है। न केवल इंडिया बल्कि दुबई और अरब कंट्रीज में भी आपने देखा होगा छठ पूजा। और ये इसका ओरिजिन जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गंगा के बिहार उत्तर प्रदेश के वहाँ से जो ये पर्व निकला। निमाड़ अपने आप में बहुत पुरातन शब्द है और पुरातन संस्कृति है, लेकिन धीरे धीरे हम निमाड़ का क्षरण करते चले गए। पहले जब भी कोई सरकारी लेटर होता था या आप और हम अपने खत लिखते थे उसमें पूर्व निमाड़ खंडवा, पश्चिम निमाड़ खरगोन ये लिखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे प्रशासनिक स्तर पर भी और आपकी और हमारी आदतों से भी ये पूर्व निमाड़ और पश्चिम निमाड़ गायब होता जा रहा है। निमाड़ से ही चीज निकली है संस्कृति। जितनी मीठी निमाड़ी खरगोन जिले में बोली जाती है उसको जितना सहेजने की जरूरत है हमारे खंडवा में भी बोली जाती है, लेकिन हमारे खंडवा की निमाड़ी जो है वो थोड़ी सी प्रदूषित हो गई है। चोरे जी बैठे हैं हमारे बीच में, बिल्कुल कभी हम लोगों ने प्रयास ही नहीं किए कि क्या हम इस निमाड़ी बोली को, भाषा को जो है संरक्षित करें। इसके जो तीज त्योहार पर्व जो है इनको संरक्षित करें। आगे आने वाली पीढ़ी को हम कैसे बताएंगे कि हम निमाड़ी से हम बहुत अच्छी निमाड़ी बोलूँ न ई भाषा ऐसी है कि एकासी अच्छा गुदगदे जाए। मेरे बच्चे खुद जब कोई मुझे फोन आता है, हालांकि मैं निमाड़ी नहीं हूँ, मैं होशंगाबाद बुंदेलखंड के एरिए के मेरे फोर फादर वहाँ के थे और मैं के भाई किधर गए थे, तू अभी कहाँ गए थे, इस तरह की भाषा हम अपने घर में बोलते हैं और जानबूझ के बोलते हैं। कई बार मुझे फोन आता है तो मैं निमाड़ी में बात करता हूँ, मुझे अपने आप ही वो चीज़ निकलती है। मेरे बच्चे बोलते हैं ये कौन सी भाषा बोल रहे हो, मैं उनको बोलता हूँ कि ये निमाड़ी है, हम लोग निमाड़ में हैं।
क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा बहुत अंदर चला गया, मैं अपने मूल बात पर आता हूँ। एक शहर एक क्षेत्र को कैसे विकसित बना सकता है, हमें इस पे चिंतन करने की जरूरत है। और एक शहर संस्कृति का केंद्र होता है, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होता है, सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होता है, और जब ये तीनों चीजें मिलती है तो वो शहर विकास करता है। जब आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं तो उससे रोजगार सृजन होता है। जब रोजगार सृजन होता है तो लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो उससे सांस्कृतिक, पर्यटन, मनोरंजन और अन्य औद्योगिक गतिविधियां सुचारू रूप से आगे बढ़ती है, और यहीं से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। आपको शायद ध्यान होगा, यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन ने एक यूएनडीपी प्रोग्राम बनाया है जो इंडेक्स नापता है हर देश की का जो मानव सूचकांक होता है वो मापा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको हम कहते हैं। भारत ने इसमें तरक्की करी है, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की राजनीतिक संरचना देखें तो हम अभी भी मध्यम दर्जे के का हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। लगभग 150 करोड़ का देश है, इतना पोटेंशियल है, लेकिन हमारी कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं, कुछ हमारे क्षेत्रवाद, कुछ प्रॉब्लम जो पुरानी जो समस्याएं चली आ रही है, हम उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको सुलझाने की दिशा में प्रयास नहीं करते। हम उसी व्यवस्था में कैसे एक दूसरे के गर्दन पर लात रख के आगे बढ़ सकते हैं, हमारा राजनीतिक सिनेरियो इस तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर किसी ने 100 यूनिट बिजली फ्री दी है या उसके पहले एक बत्ती कनेक्शन दिया है, उसके बाद 100 यूनिट बिजली फ्री देने का चलन हुआ, तो दूसरे स्टेट ने 200 यूनिट का कर दिया, तीसरे ने 300 यूनिट का कर दिया। ठीक है, अब जिन लोगों को मिल रहा है, आप सोचिए कि एक शहर के, एक देश के, एक राष्ट्र के विकास में जितना योगदान उद्योगपतियों का है, राजनीतिज्ञों का है, उतना ही योगदान मनुष्यों का, हमारे सिविलाइज्ड सिटीजन्स का भी होना चाहिए। एक बत्ती कनेक्शन आया तो हमने एक बत्ती नहीं जलाई, 4-4 बत्ती जलाई। और जब 100 यूनिट फ्री होने की बात आई तो मेरे घर में मैं हीटर पे पानी गर्म करने लगा हूँ, हीटर पे खाना बनाने लगा हूँ, हीटर पे हमारा सब कुछ काम होने लगा है। पहली बार जब 100 यूनिट फ्री 5-7 साल पहले हुई तो मैं एक इलेक्ट्रिक की दुकान पर बैठा था, वहां पर पानी गर्म करने की राड्स और बिजली के हीटर की कॉइल्स खूब बिकने लगे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये दिन भर में कितनी? बोले भैया मत पूछो कितनी बिकती, हमें तो लाट खत्म होता है आते आती है। मतलब मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सरकार ने 100 यूनिट फ्री दिया है तो मैं 150, 200, 300 जितनी जला रहा हूँ। तो कुछ लोगों की भी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि मुझे सरकार ने जितना दिया है मैं उसका उतना ही उपभोग करूं, और सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें जितनी सुविधाएं लोगों को देनी चाहिए उतनी देनी चाहिए। फिर मैं वापस उस जगह पे आता हूँ कि मानव विकास सूचकांक को अगर देखा जाए तो ये बहुत मध्यम दर्जे का है। अब एक शहर कैसे अपने क्षेत्र को विकसित करता है, उसके लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बहुत जरूरी है जो पैरामीटर सेट किए गए हैं। एक तो आर्थिक और गतिविधियों का संचालन, पुनर्निर्माण, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य, और तीसरा मनुष्य की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां। अब शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में हमारे यहाँ देखें तो अब बहुत सारी चीजें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बहुत बड़ा समानता है। इकोनॉमिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारे निमाड़ में नहीं, सभी जगह हमारे यहाँ औद्योगिक गतिविधियां तो हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और एक शहर को, एक क्षेत्र को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारी बेयरिंग कैपेसिटी डेवलप होना चाहिए। यदि कोई उद्योगपति इस क्षेत्र में आता है, ठीक है, जब भाई ने अभी कहा कि हमारे पास बहुत पानी है, बहुत बिजली है और बहुत सारी लैंड फ्री पड़ी है, उद्योगपति आता है,
वो ये देखेगा कि मैं अगर यहाँ पर कोई चीज़ किसी चीज़ का प्रोडक्शन करूँ, मेरी जब गाड़ी की माल डिलीवरी के लिए दी जाएगी तो 6 घंटे हरसुद नाके के वहाँ खड़ी रहेगी और इंदौर नाके के वहाँ 6 घंटे खड़ी रहेगी, क्योंकि हमारे शहर में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और ताजिए और जुलूस निकल रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन जो है वो उसको रोक देता है, क्योंकि हमारे पास जो है उस चीज़ को बाईपास निकलने के लिए रिंग रोड या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ है नहीं। तो कैसे होगा? एक महत्वपूर्ण बात है हमारा नियोजन, हमारी प्लानिंग, नियोजन। अब प्लानिंग और नियोजन जो है शहर को, क्षेत्र को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी होता है। हम किस तरह की प्लानिंग करते हैं और कितना उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ना तो हमारे यहाँ कोई प्लानिंग होती है, सिर्फ पेपर पे बन जाती है, इम्प्लीमेंटेशन का तो नाम ही छोड़ दो। अब ये दोनों चीजें जो है, दोनों तीनों जो गतिविधियां हैं, इसको दिशा देने वाला हमारा राजनीतिक नेतृत्वकर्ता। हमारे राजनीतिक नेतृत्वकर्ता में क्या वो विजन है? क्या वो आगे 20 साल 30 साल का प्रोजेक्शन लेकर चल रहा है? क्या उसमें इतनी काबिलियत है जिसे हम चुनने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे ध्यान है, जैसे जय भाई ने आप अभी कहा, भगवंतराव मंडलोई जी आज इस खंडवा जिले में ये टोटल 6 बीएड कॉलेज थे 40 साल पहले, अभी भी 6 ही हैं। एक बीएड कॉलेज खंडवा में है, कृषि कॉलेज आज से 40 साल पहले स्थापित हो चुका था, गर्ल्स कॉलेज, डिग्री कॉलेज, और उस बीएड कॉलेज के आसपास जहाँ मेडिकल कॉलेज बना, दादा ने उस 2000 एकड़ जमीन को उस पूरे एरिया के लिए सुरक्षित रख दिया था कि मेरा शहर, मेरा जिला 40 साल बाद कैसा होगा, यहाँ पर ये इसके लिए मैं इसे सुरक्षित करता हूँ। यही कारण है कि वो मेडिकल कॉलेज जो है वो खंडवा में बन पाया। अभी आप देखिए खंडवा जिले में सीएम राइज स्कूल खोलने के लिए जिला कलेक्टर परेशान हो गए, उन्हें सीएम राइज स्कूल के लिए पर्याप्त तो सुलभ जगह नहीं मिली, मजबूरी वाली जगह मिली जहाँ पर वो बन रहा है। तो ये विजन उनका था, तो आज हमारे पास ये है। आज के हमारे पॉलिटिकल नेताओं की स्थिति क्या है? क्या इनके पास इतना विजन है? तो ये जो एक्सप्लेनेटरी मार्क्स लगा है ना, ये बहुत ज़्यादा जो कहे कि मौजू है, और ये तभी मिटेगा जब बहुत सारे लोग, हमारी जनता, हमारे नेता, हमारे नियोजनकर्ता, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये सारे लोग मिलकर एक सही प्लानिंग के साथ कुछ काम करेंगे। अब चूंकि ये निमाड़ क्षेत्र है, खरगोन, जैसे जय भाई ने कहा कि खरगोन ने बिना रेल की पटरी के तरक्की कर ली, बिल्कुल सही बात है। वहाँ का एक वल्लभ मार्केट जो है पूरे हमारे बॉम्बे बाजार को समेट सकता है। आप इधर जाइए, आष्टा, आप लोग 20 साल पहले के भी आष्टा गए होंगे और आज आष्टा जाके देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा खंडवा में रहने का कोई मतलब नहीं है। आप बुरहानपुर में देख लीजिए, चौकसे जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन चौकसे जी अगर अपने स्कूल को निमाड़ के गौरव के नाम से अगर प्रदर्शित करना चालू कर दे तो आपके स्कूल के पीछे पीछे एक निमाड़ शब्द भी जो है पूरे देश में एक सर के तिलक के रूप में छाएगा। ऐसे आपको और हमको सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। श्रीमान गोपी किशन ऑयल इंडस्ट्रीज का आपका जो ब्रांड है, कुछ जगह मैंने किसी ऑयल कंपनी में देखा है निमाड़ का गौरव या निमाड़ का ब्रांड या इस तरह का। तो ये निमाड़ को अगर हमको संपन्न बनाना है तो हमें अपनी हर एक्टिविटीज में उस निमाड़ शब्द का उपयोग करना होगा, और तब जाके आपके, हमारे उद्योगपतियों के, नियोजनकर्ताओं के, इंडस्ट्रीज के और हमारे बच्चों के, हमारी पीढ़ियों में वो शब्द आएगा। जिस तरह से हम छठ पूजा की बात करते हैं या अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बात करते हैं, तभी लोग, आज हम खंडवा से, मध्य प्रदेश से बाहर जाते हैं तो निमाड़ क्या होता है ज़्यादा किसी को नहीं मालूम, हमें उसे प्रतिष्ठापित करना पड़ेगा, और हम सब लोगों के प्रयासों के कारण ही ये हो सकेगा। बहुत सारी संभावना है, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि निमाड़ की बात हो तो हमें खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर में विच्छेद करने की जरूरत नहीं है। खंडवा भी निमाड़, बुरहानपुर भी निमाड़, खरगोन भी निमाड़, और उसके आसपास का लगा हुआ सारा शब्द निमाड़। खरगोन वाला अगर वहाँ से कुछ प्रयास करता है तो उसे खंडवा से समर्थन मिलना चाहिए, बुरहानपुर से भी समर्थन मिलना चाहिए।
तभी सब लोग मिलकर एक समग्र निमाड़ क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। और खंडवा में कमिश्नरी बने या बुरहानपुर में बने, हम सब लोगों को ये तय करना है कि हम न खरगोन की बात करेंगे, न खंडवा की बात करेंगे, न बुरहानपुर की बात करेंगे, न बड़वानी की बात करेंगे। यदि हम बात करेंगे तो निमाड़ के डेवलपमेंट की बात करेंगे, तभी आज की ये लाइफ सत्य साबित हो सकती है। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी। प्रमोद सिन्हा जी ने एज ए पत्रकार दिल्ली में काफ़ी समय तक काम किया, लोकसभा कवर करते थे। और जो एक बात राजनीतिक नेतृत्व वाली बात आई है, राजनीतिक नेतृत्व बुरहानपुर का काफ़ी लीडिंग रहा, खरगोन का लीडिंग रहा। आज दोनों क्षेत्र आगे बढ़े। हमारे पास इतना बिजली के, इतने बिजली घर, डैम के प्रोजेक्ट बड़े बड़े, उसके बावजूद अपेक्षित वो विकास हासिल नहीं कर सके हम। खंडवा में नर्मदा जल के जिसकी शुरुआत बात लाने की जो हुई थी, वो पूर्व विधायक स्वर्गीय हुकुमचंद यादव जी के समय से हुई थी और उन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए। उस परिवार से और राजनीतिक, सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सक्रिय उनके पुत्र मंगल यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए और निमाड़ को लेकर सब्जेक्ट लेकर अपनी बात रखें। मंगल यादव। आदरणीय चौकसे जी, आदरणीय सुनील भैया, आदरणीय सेठी जी, अनिल भैया, आदरणीय हमारे दोनों बड़े भाई पत्रकार महोदय और सभी लोग, लुकमान भाई सबसे बड़ी, अनिमेश भाई, पारासा जी, सिन्हा साहब, मुझे यहाँ श्रोता के रूप में बुलाया और वक्ता बना दिया। ये गलत बात है। मगर एक खंडवा की जनता की जब बात आई तो अच्छे अच्छे वक्ता लोग हैं हमारे सीनियर सभी लोग। आदरणीय अभी चौकसे जी भी बोलेंगे, आदरणीय अरुणिया भी बोलेंगे। जैसे सिन्हा जी बड़े भैया ने हमारे बहुत सारी बातें बोल दी और भी वक्ताओं ने बात बोली। देखिए 1952 में खंडवा जो है सबसे पहले विधायक बने हमारे भगवंत राव जी बने। 1957 में हमारा खंडवा एससी सीट हो गया। यहाँ से देवकरण जी पटेल विधायक बने एससी से। फिर 1962 के अंदर में फिर सामान्य सीट हुई और हमारे भगवंत राव जी दादा यहाँ के विधायक बने और मुख्यमंत्री बने। ये हमारे खंडवा का सौभाग्य है। जैसे प्रमोद भैया ने बोला कि दादा ने बहुत सारी योजनाएं लाई। उन्होंने कृषि कॉलेज, डैम, भगवंत राव जी डैम बना, बहुत सारी जमीनें उन्होंने हमारे लिए काम करा। वो दबंग नेता थे। गंगाचरण जी मिश्रा हो गए, गुरुचंद जी यादव हो गए। उस समय की पैसों की कमियां रहती थी सरकारों के पास में, कर्जा नहीं लेना चाहते थे। मगर आज की सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है और आने वाले समय में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू करेंगे। प्रमोद भैया, कोई भी प्रोजेक्ट लाने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं सर, जब 90 में पहलवान साहब हुकुमचंद जी यादव हमारे विधायक बने तो उस समय में उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर का जमीन आवंटित कराई, मंडी के लिए नई जमीन आवंटित कराई, ग्रोथ सेंटर आवंटित करवाया। उनकी सोच थी, उनका डेवलपमेंट था कि आगे चल के खंडवा बढ़ेगा और उन्होंने ये प्रोजेक्ट को आगे चल के जमीनों को दूर करा कि हमारे समय में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे शहर में मंडी की दिक्कत आएगी, ग्रोथ सेंटर की फैक्ट्रियों की दिक्कत आएगी और ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आएगी। आज वो देखिए सब बन के कंप्लीट है। आने वाले समय में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं
आप देखिए 22 करोड़ रुपए का अभी एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो कचरा सफाई करेगा, और एक और प्रोजेक्ट आ रहा है अपने 200 करोड़ रुपए का। कोई भी योजना को लाने, जो हमारा जो सीवरेज सिस्टम है वो अंडरग्राउंड सब पूरा नाली अंदर चली जाएगी, जो गंदगी होती है वो सब खत्म हो जाएगी खंडवा से। कोई भी प्रोजेक्ट लाने के लिए समय लगता है, और समय इंसान 5 साल के लिए जनता मौका देती है जब तक कार्य करते हैं, प्रोजेक्ट बनते हैं। क्योंकि मैं जब हमारे पिताजी जब काम करते थे तो 2003 में उन्होंने नर्मदा जल की बात रखी। जब 1997 में हमारे मुख्यमंत्री थे 1997 में दिग्विजय सिंह जी दादा ने, उस समय में दिग्विजय सिंह से पहलवान साहब ने कहा कि भैया मुझे नर्मदा जल चाहिए। तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि पहलवान साहब जिसे नर्मदा चाहिए वो नर्मदा किनारे जाके बस जाए। मगर वो पहलवान साहब की इच्छा थी कि मेरे खंडवा की जनता को पानी पिलाना है। जब बजट, आखिरी बजट में पैसा नहीं आया, बजट में शिवराज जी ने नहीं रखे, तो पहलवान साहब गुस्से में उनके पास पहुंच गए। शिवराज जी ने हाथ पकड़ा, बोले पहलवान साहब ये मेरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जबान है, आपके कार्यकाल का मैं पत्ता लगाऊंगा, नर्मदा जी आपके खंडवा की जनता को पिलाऊंगा। इसे नेतृत्व करने वाले हमारे उच्च न्यायालय। हम हमेशा नेताओं को दोष देते हैं कि काम नहीं करते। कुछ अड़ियल अधिकारी आ जाते हैं जो काम नहीं करना चाहते। नेताओं को शब्द ऊंचा करके बोलना पड़ता है, तो जो पत्रकार हैं वो लोग उस बात को करते हैं कि देखिए नेता दबाव बना रहे हैं। ये सच्चाई है। हम जनता का काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और रही निमाड़ संभाग बनाने की बात, निमाड़ संभाग बनना चाहिए, उससे हमारा डेवलपमेंट बनता है। एक देखिए खंडवा जो होता है, पूर्वी निमाड़ खंडवा और पश्चिमी निमाड़ खंडवा, तो हमारे जो खंडवा जो है होता है पूर्वी निमाड़, वो अध्यात्म क्षेत्र में आता है। अध्यात्म क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे यहाँ सिंगा जी है, ओंकारेश्वर महाराज है, दादाजी धुने वाले हैं, ऐसे महात्मा और संत लोगों की, सेवादास महाराज जी है, ऐसे संत लोगों की भूमि है। और जो पश्चिम होता है वो अर्थ का क्षेत्र होता है। अर्थ का मतलब धन का क्षेत्र, तो जो खरगोन है वो धन का क्षेत्र है। आप उत्तर में जाएंगे तो काम का क्षेत्र, और दक्षिण में जाएंगे तो मोक्ष होता है। तो इसलिए हमारे धर्म में अर्थ मोक्ष काम बोला गया है। हमारा जो क्षेत्र है, आने वाले समय में आप देखिए हमारे जो पूर्व सांसद थे नंदू भैया, उन्होंने खंडवा में कम से कम आप मानिए कि 3000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उन्होंने चालू करके गए। आने वाले समय में उस योजना पे जब अमली जामा पहना जाएगा तो खंडवा छोटा मिनी पंजाब हो जाएगा। अब मिनी पंजाब का मतलब देखिए 800 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, 1500 करोड़ की योजनाएं हैं हमारे खंडवा में। सिंचाई, उद्वहन सिंचाई योजनाएं, जावर है, और भी मुंदी क्षेत्र में है, इंजलवाड़ा है। जब ये योजनाएं 2-3 साल के अंदर चालू हो जाएगी, पानी चालू हो जाएगा इनमें, आप मान के चलिए कि प्रमोद भी हमारा खंडवा जो है आगे प्रोग्रेस करेगा। ये मैं एक नेता के, एक जनता के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ। और ये हमारे नेताओं की जो सोच थी, तो उसको अब नंदू भैया तो हमारे बीच नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को बहुत शांति दी, मगर उनकी जो योजनाएं थी आज चल के अमली जामा पहनेगी तो खंडवा हमारा बहुत आगे डेवलपमेंट होगा। देखिए खंडवा से रेलवे जाने के लिए सबसे बड़ी रेलवे के साधन है। अगर हमें बॉम्बे जाना हो तो हम बॉम्बे 10
घंटे में पहुंच जाते हैं। और अगर हमें दिल्ली जाना हो तो 15 घंटे में हम दिल्ली लग जाते हैं। आने वाले समय में देखिए जो रेलवे जो लाइन 2-3 साल के अंदर जब रेलवे लाइन डल जाएगी इंदौर से, तो सीधे हम साउथ हैदराबाद से जुड़ जाएंगे इस रेलवे लाइन से। ऐसा नहीं है कि नेता काम नहीं करते हैं, नेता काम करते हैं, मगर हमें कुछ दिखता नहीं है। देखने की चश्मा अलग होता है, नहीं देखने का चश्मा अलग होता है। आने वाले समय देखिए हमारा जो इंदौर, आप 1-1.5 घंटे के अंदर अनिमेश भाई, आप आने वाले साल 1.5 साल के अगले साल तक आप 1 घंटे में आप इंदौर पहुंच जाएंगे, 1.5 घंटे में। कोई नेता जब काम करता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं उस समय रहूंगा कि नहीं रहूंगा। उसका काम ये रहता है कि मैं इस योजना को अमली जामा पहनाऊं और इसको जब आगे मेरी जनता को इसका फल मिलना चाहिए, इसका लाभ मिलना चाहिए, इसी नेताओं की सोच रहती है। आज देखिए हमारे क्षेत्र में 3 दादाओं की नगरी है, दादा धुनी वाले, दादा किशोर दादा और दादा माखन दादा। खेल के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश में अगर कोई पहलवान ने नाम कमाया है तो श्री हुकुमचंद जी यादव मध्य प्रदेश के सीधन है। हमारे शिवराम पहलवान खेल के क्षेत्र में विश्वामित्र अवार्ड रहे हैं, कृपा शंकर पटेल अर्जुन अवार्डी रहे हैं, और भी इंटरनेशनल हमारे खंडवा से पहलवान रहे हैं। आज हमारी बच्चे बच्चियां 40 साल पहले श्री हुकुमचंद जी यादव पहलवान साहब और रुचि पाजरे ने यहाँ पर एक अखाड़े का ओपनिंग करा था, श्री महाना प्रताप व्यायामशाला। आप देखिए उसमें आज 100 से ज्यादा बच्चे पहलवान हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं 20-25 जो गरीब घर से आती हैं। उस आप जाइए, उस पे आप लिखिए, आप कैसे बड़ी अनिमेश भाई आप बच्चों पे लिखें, बच्चे इंटरनेशनल हुई है। आज 40 साल में उन्होंने जो पौधा लगाया था पहलवान साहब ने, रघु पांचरे जी ने, वट से बन गया है। उसमें आप देखिए कितना आपको बड़ा सुकून मिलेगा कि हमारे खंडवा के बच्चे बच्चियां हर नेशनल, ऐसा कोई नेशनल नहीं जाता होगा। आपने भी कल परसों पढ़ा होगा कि 5 बच्चे हमारे नेशनल लड़ने जा रहे हैं। तो कोई काम आप कर दो, उसका फल की चिंता मत करो। तो ये जीवन है, अच्छा काम करें। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने मुझे वक्ता के रूप में बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी खंडवा के लिए अच्छा होगा, मोहन जी मुख्यमंत्री जी यादव जी से हम लोग बात करेंगे, और जो अच्छा प्लान आप अगर हमें और सजेस्ट करेंगे तो वो बात रखेंगे और आप लोगों की बात खाली नहीं जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जय हिंद। धन्यवाद मंगल यादव जी, आपने नर्मदा जल की बात बताई, कहाँ से लड़ाई शुरू हुई, कहाँ पहुंची। इसके बाद मैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र पारासर जी से निवेदन करूंगा कि राजेंद्र पारासर जी आज के सब्जेक्ट पर बात रखें। राजेंद्र आदरणीय चौकसे जी, सेठी जी, सुनील भैया, नागड़ा जी, सिन्हा जी, मंगल भैया, अनिमेश जी, लुकमान भाई और रिजवान भाई जो आयोजक हैं, राजू भैया हमारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, शौर्य जी हैं। बिना किसी भूमिका के मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, जो सब्जेक्ट है सिर्फ उसी पर बोलूँगा कि निमाड़ के विकास में खंडवा की भूमिका। इस विषय पर बोलने के लिए 24 घंटे भी कम लगते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं सिर्फ 5 मिनट बोलूँगा। खंडवा जो है वो किसी भी विवाद में या किसी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं आता है कि, मतलब सीधी बात यह है कि खंडवा को संभागीय मुख्यालय का दर्जा मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और ये जो हेडिंग दिया हुआ है उसमें यही छिपा हुआ है कि खंडवा को संभागीय मुख्यालय बनना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए और खंडवा की भूमिका किस तरह से होनी चाहिए।
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि खंडवा में वे सारी सुविधाएं हैं जो संभागीय मुख्यालय बनाने की औकात रखती हैं। ये कोई विवादित सब्जेक्ट नहीं है कि खंडवा के अलावा खरगोन को बनाया जाए या किसी और जिले को। खंडवा और बुरहानपुर का चोली दामन का साथ है। भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो खंडवा में रेल सुविधा है, वायु मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी है। सभी तरह की परिस्थितियां खंडवा में हैं। तो फिर खंडवा को संभागीय मुख्यालय क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? कुछ लोग बुरहानपुर या कहीं और की वकालत कर रहे हैं, तो बुरहानपुर भी खंडवा के साथ है। ज़्यादातर बुरहानपुर के लोग खंडवा के साथ हैं। रहा सवाल खरगोन का, तो भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो खंडवा सबसे ज़्यादा उत्तम व्यवस्थित, एक सामान्य व्यक्ति की सोच के हिसाब से भी अगर उन्हें कह दिया जाए कि संभागीय मुख्यालय कौन सा होना चाहिए 4 जिलों में, तो वह खंडवा का ही नाम लेगा। एक हमें इतिहास से प्रेरणा लेना चाहिए। जैसे एक राजा हुआ करते थे तुगलक, उन्होंने दिल्ली से राजधानी उठा के दौलताबाद ले गए। उनका विरोध करने वाला कोई नहीं था। राजा को जो मन में आया उन्होंने किया। ऐसे ही आज दौलताबाद मैंने देखा है, वो जो पहाड़ है, बीबी का मकबरा है और पहाड़ जो है उसकी क्या स्थिति है। तो मुगल काल के बाद भी आज भी वहां पर मतलब ढोर भी नहीं चलते हैं उस स्थान पे। तो ऐसे स्थान पर राजधानी बनाने का क्या मतलब था? चमड़े के सिक्के चलाने का क्या मतलब था? ताकि सोने की गिन्नियां सब अपने घर आ जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं साफ कहना चाहता हूं, राजनेताओं से भी कहना चाहता हूं कि खरगोन का मोह छोड़ दें। खंडवा की भौगोलिक स्थिति देखें, खंडवा से खरगोन पास में है, बुरहानपुर पास में है। बुरहानपुर का व्यक्ति क्या खरगोन जाएगा? या भोपाल से आने वाला व्यक्ति अगर ट्रेन से आता है, कोई भी बड़ा अधिकारी आता है, तो पहले खंडवा उतरेगा, फिर कार से खरगोन जाएगा। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को भी ये एक संदेश भेजना चाहता हूं मंगल यादव जी की तरफ से कि खंडवा को ही मुख्यालय बनाया जाए। और ये एक जरूरी है। खंडवा में किस तरह की सुविधाएं हैं? खंडवा में सब तरह की बिजली बन रही है, पावर हब है, पन बिजली बन रही है, हाइडल, थर्मल, सौर ऊर्जा वाली बिजली में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। तो इस तरह से मतलब धार्मिक नगरी भी है। खंडवा जिले में किस किस तरह के मंदिर हैं, रेल यातायात के लिए सुविधाएं हैं। और इसके अलावा जो अभी विकास हो रहा है, केंद्र सरकार से जो मिल रहा है रेलवे के लिए 350 करोड़ रुपए का रेलवे स्टेशन बनने वाला है, बाईपास और रिंग रोड और सब बन रहे हैं। तो खंडवा के लोगों को थोड़ा सा अप्रोच लगानी होगी, उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। और ये जो आज का आयोजन है वो लगभग इसीलिए है कि खंडवा को संभागीय मुख्यालय बनाया जाए, ताकि व्यवस्थाएं और खंडवा के लोगों को नया डेवलपमेंट मिले। यहाँ पर नए नए कार्यालय खुलेंगे, रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, किराना दुकानें चलेंगी, ये जो दंगे और वाद विवाद जैसी स्थितियां भी खत्म होंगी, बटालियन आएगी। जो 2000 एकड़ जमीन भगवंत राव जी ने छोड़ के गए थे उसका भी डेवलपमेंट होगा। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आदरणीय सेठी जी वगैरह सबको भी बोलना है, चौकसी जी को बोलना है। इसलिए मैं सिर्फ यह बात कहना चाहूँगा कि हम सब एक ऊर्जा के साथ ये कहें कि खंडवा को संभागीय मुख्यालय बनना चाहिए, तभी यहाँ के इस आयोजन की और निमाड़ के विकास में खंडवा की भूमिका यही होना चाहिए कि ये संभागीय मुख्यालय बने। धन्यवाद। धन्यवाद पारेसर जी, सीधी बात बोली आपने।
इसके पश्चात मैं हमारे जिले के अग्रणी व्यवसायी और जिन्होंने खंडवा का नाम औद्योगिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में काफ़ी ऊंचे आयाम दिए हैं, ऐसे आलोक सेठी जी से निवेदन करूँगा कि आलोक सेठी जी आए और सब्जेक्ट आज के विषय पर अपनी बात रखें। अपनी बातों को तोड़ना होगा, यानी सूरज को बोलना होगा, और धूप कमरे में यूं ही नहीं आती, उठकर दरवाजा खोलना होगा। मैं आगे की बात करूं, व्यवसायी आदमी हूं तो मुझे पता है कि कार बेचता हूं कि कार में अगर आपको आगे बढ़ना हो तो आपको सामने के कांच में देखना पड़ेगा, साइड ग्लास में पीछे थोड़ा बहुत देखने चलता है, उसको देखते रहेंगे तो भटक जाएंगे। हम आगे नहीं कर सकते, हमको आगे नहीं करना, हम उसकी बात करें। दो भाई थे एक परिवार में, एक बड़ा वाला अमेरिका में था, अच्छा जॉब करता था, छोटा वाला गांव में गुमटी पे नमकीन किराना बेचता था। बड़ा वाला भाई जब भी आता तो गांव वालों को खाना खिलाता, कुछ पेन पेंसिल ले आता, बांट देता, सारा गांव तारीफ करता है कि देखिए ये बड़ा भाई कितना अच्छा है और गांव का नाम रोशन कर रहा है, और छोटा वाला ही गांव के अंदर गुमटी ला के बैठा है। छोटा वाला सोचता इन गाँव वालों को उठाने बाद में मैं निपटाता हूँ, भंडारे में कराता हूँ, प्रोग्रामों में मैं जाता आता हूँ, पिताजी को रात को खांसी चलती तो पीठ में मसलता हूँ, हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ, और महान कौन हो गया? बड़ा वाला। हम सबकी स्थिति ऐसी है कि घर का जो भी जोगड़ा आन गाँव का संत। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, शहर को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शहर लोगों से बनता है ना। कोई एक बंसल नाम का आदमी आया जिसे मिलिट्री से निकाल दिया गया और उसने कोटा में आकर के कोचिंग सेंटर चालू किया। कोटा में ना तो कोई साधन था कुछ, तो आज कोटा भारत के अंदर एक बड़ा सेंटर बन गया। दूर में स्कूल समझ में आती है, महाबलेश्वर में स्कूल है, पंचगढ़ी में समझ में आती है, एक आनंद चौक से आता है, और बुरहानपुर को एजुकेशन का बड़ा सेंटर बना देता है, कॉलेज बिलासपुर बना देता है। तो लोग जब आते हैं किसी शहर में, हम देखें आगरा पूरे देश को जनरेटर देता है, न लोहे का कारखाना है, न लोहा वहाँ पैदा होता है, अलीगढ़ से पूरे इंडिया में ताले जाते हैं। किसी भी बोरिंग वाले ट्रक को आप रोक लो, हाथ दिखाओ तो त्रिचंगोड का निकलेगा। साउथ में एक शहर है त्रिचंगोड, जहाँ के बोरिंग मशीनें पूरे देश में जाती है। साउथ में किसी ट्रक को रोक लोगे तो नामक्कल या शंकरगिरी का निकलेगा। तो छोटे छोटे गाँव में बड़े बड़े कारखाने हुए हैं। जलगांव आज गोल्ड का कैपिटल हो गया, ज्वेलरी का कैपिटल हो गया। जरा सा कई कस्बा है जो कपड़े का बड़ा सेंटर हो गया। लोग आए, एक लोग, दो लोग, चार लोग, 6 लोग आए और उस गाँव को व्यापार का सेंटर बनाया। और शहर में अर्थ होगा, पैसा आएगा, व्यापार आएगा, तो सारे ये चमक है दमक फुलवर में मत सब कुछ सरकार तुम्ही से है। तो सब पूछेंगे आप कैसे हैं, जब आप भेजेंगे पैसे, पैसे शहर का योगदान होगा। क्या मदद कर सकता है शहर के व्यापारियों को काम करने के लिए? पहली बात तो कहीं कोई व्यापारी काम करते रहते कुछ उसका हल्का सा गलत हो गया, एक फैक्ट्री चल रही है, एक फैक्ट्री में मजदूर मर गया, उसकी गलती नहीं है, सारा शहर उससे पीछे पड़ जाता, प्रशासन उसके पीछे पड़ जाता है। सिंधी समाज से एक बात सीखी जा सकती है, सिंधी समाज के किसी व्यापारी से अगर कोई चूक हो गई और सरकार का मामला आ गया तो सारा समाज इकट्ठा होता है और जाके लड़ता है, उस व्यापारी से बाद में बात करेंगे। तो व्यापार व्यवसाय में हमारा सब मेरे सामने प्रेस भी बैठी है, जननेता भी बैठे, सब बैठे। तो हम पहले तो शहर के व्यापार को, व्यवसाय को काम करने में मदद करें। क्या कर सकते हैं? वो शेर होता है कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आगे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, आप उसके कत्ल पे मैं तो चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो कैसे हम व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाएं? 2-3 चीजें कि एक तो कहीं प्रशासन की दिक्कत आती है उसको संभालें, शहर का प्रेस बैठा है, व्यापार व्यवसाय कैसे बढ़ सकता है उस पर मदद करें। सामने हमारे सुनील बंसल जी बैठे हैं, हम इस पर काम करें। बहुत सारे इस शहर में आलोक सेठी हैं, बहुत सारे सुनील बंसल हैं जो खंडवा में बैठ के तबला रिफाइनरी का काम कर लेते हैं, बहुत सारे आनंद चौक से हैं। बारूद तो है, उसको चिंगारी कैसे दें? हम आज मेरे ख्याल से शहर में इस जुलूसों का शहर है, जुलूस होते हैं, भंडारे होते हैं, रैलियाँ होती हैं। इस शहर में आज के इस आज को हटा दो तो शहर में विकास की बात को लेकर के या डेवलपमेंट की बात को लेकर के या व्यापार को की बात को लेके कोई याद आता है? कोई 4-6 महीने, साल 2 साल कोई आयोजन हुआ के तो जोरदार तालियां रुकमान जी और रिजवान जी के लिए बजाइए कि जिन्होंने इस विषय पर बात तो की कि शहर के अंदर कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे काम होगा, इस पर बात करना होगी। इनको तराशना पड़ेगा, मौके देना पड़ेंगे, वर्कशॉप करना पड़ेगी। और कोई शहर का व्यापारी व्यवसायी कर काम करता है तो उसको क्या मदद मिल सकती है, उस पर काम करें।
खरगोन में टोयोटा का शोरूम बनाया, 4.5 महीने में कंप्लीट हो गया। खंडवा में एक शोरूम बना रहे हैं जिसको 3 साल हो गया। दिक्कत पटवारी से नामांकन करवाने में आपकी जान निकल जाती है, बाकी परेशानी आती है। तो बस इतना पढ़ लें कि शहर में अगर कोई व्यापार व्यवसाय काम करता है, लोग काम करते हैं, उनको हम मदद करें, उनको हम आगे बढ़ाएं। भाई निमाड़ में खंडवा की भूमिका कब निभा पाओगे? जब आपका शहर मजबूत होगा, आप तब मदद कर पाओगे ना। आप दूसरों को कैसे मौका दो, कैसे काम आगे बढ़ाओगे? तो हम अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय के, अपने नेताओं को जो बोला मंगल भैया ने कि पॉलिटिशियन अगर काम करता है हम उसकी टांग खींचते हैं। अगर उसने 4 गलती करी, बोलना वाजिबी है, उसने एक अच्छा काम किया, तारीफ तो बजाएं। और सही का नंदू भैया जो काम कर रहे हैं, मैं खरगोन जाता हूँ, आप रास्ते में पाइप पड़े देख लो, मैंने इधर छिड़वाऊँ तो कहाँ तक पानी आ गया। तो बोलते थे वो कि लोग मुझे बाद में याद रखेंगे, आज इतना बड़ा आपका एग्रीकल्चर का खंडवा सेंटर होने वाला है। तो जो काम भी हम आलोचना करना हम बड़ा अच्छा लग समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ आलोचना करते हैं। भाई आप अनुमोदन भी कीजिए ना। भाई अगर पुलिस गलत कर रही है तो ठीक है, उसको हम आलोचना करें। पुलिस ने अगर एक काम किया कि यूपी जाकर के एक किडनैप करने को पकड़ कर लाए, तो जाके उसको तालियां तो बजाएं। तो अगर हम अनुमोदन करना सीखते हैं, अच्छे को अच्छा बोलना सीखते हैं, हम पीठ ठोकना सीख लें, तो कोई दो मत नहीं है कि लोगों का शहर है, इस शहर में खूब प्रतिभा है, इस शहर में खूब टैलेंट है, खूब काम कर है। संस्कृति का शहर है, साहित्य का शहर है, दर्शन का शहर है, आध्यात्म का शहर है। तो इस शहर की क्वालिटी में, क्योंकि कभी भी शहर एक्चुअल में लोगों से बनता है। हम 2 प्रदेश की तुलना कर लें बिहार की। बिहार में सारे खनिज हैं, सारे जंगल हैं, सारे संसाधन हैं, उसके बाद आज बिहार कहाँ खड़ा है? गुजरात में कुछ भी नहीं है, खनिज में, संसाधन में, बाकी चीज में पीछे। आज इंडिया को लीड कर रहा है, लोग मजबूत है। इंडिया क्या लीड कर रहा है? अगर आप अमेरिका का वीजा लेने चले जाओ और आप बोलते हो पटेल हूँ, तो आपको वीजा नहीं मिलता है। दुनिया को लीड कर रहा है। तो खंडवा के लोगों की क्षमता में आप बात करें, खंडवा के आप तांगे वाले से बात कर लें, ठेले वाले से बात कर लें, उसकी भाषा सुन लें, उसकी हिंदी सुन लें, उसकी समझ सुन लें। मैंने इतना बौद्धिक चातुर्य, इतनी समझ, 4-5 चीजों में काम करते हैं हम लोग। बुरहानपुर भी करते हैं, खरगोन भी जाते हैं, हमारे ब्रांचेस से बाकी जगह भी जाते हैं। तो खंडवा के आपको अरुण भी हमारे पिछले आनंद जी से क्षमा चाहूंगा कि अरुण भी इतने सालों से बुरहानपुर में, लगभग 30 साल से हमारी ब्रांच है, कभी रात बुरहानपुर सोई नहीं। रात को 11 बजे में खंडवा नहीं, फिर सो जाएंगे। अच्छा लगता है खंडवा करके, खंडवा के लोगों से मिलकर बात करके आपको अच्छा लगता है, एक अच्छा शहर है। तो बस यही अपनी बात को विराम दूंगा कि हमारे टैलेंट की, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हम सबको मिल करके, हमारे बीच में से कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींचने के बजाय उसके लिए तालियां बजाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक भैया, आपको देखकर अब आई बिजनेस आइकॉन है खंडवा जिले के, आपको देख के नए युवा भी प्रेरित होते हैं। ऐसे ही आनंद सर, जब मैं 2003 में बुरहानपुर पहुंचा तो आनंद सर न्यू विजन स्कूल चला रहे थे, फिर मैक्रो विजन आ चुका था जब तक। तो वहाँ से हमने सर की यात्रा देखी। आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मैक्रो विजन का नाम है। उसके बाद ऑल इज वेल 150 करोड़ का हॉस्पिटल आया। उसके बाद और भी उनके महाराष्ट्र में भी कुछ प्रोजेक्ट की तैयारी है। आनंद सर ने हाल ही में भी एक युवाओं का 4000 लोगों का आइडियाज लेने के लिए केवल एक सेमिनार किया था। आपका आनंद हाल बहुत बड़ा है मैक्रो विजन में, उसमें 4000 लोगों को बुलाया के साथ, 1 वीक पहले की बात है, और 4000 लोगों से उन्होंने आइडियाज दिए कि आप आइडिया लाओ, पैसे में लगाऊंगा, आइडिया पे पैसे मैं लगाऊंगा, हम बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, आप आइडिया लेके आओ, पैसा मैं लगाऊंगा। तो ऐसे आनंद सर को मैं आमंत्रित करता हूँ। आनंद चौकसे सर। केंद्र बधाई का पात्र है इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। आप सोच रहे हो, इस सभागृह में उपस्थित सभी सम्माननीय लोगों को मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं। आपने मुझे बुलाया। मैं चाहूंगा कि मैं 5-7 मिनट जो भी बोलूं, आप उस नजरिए से देखिए कि एक शिक्षक है, वो अपने बच्चों से बात कर रहा है। क्योंकि मैं पिछले 35 साल से शिक्षक हूं और ये मेरे लिए सबसे बड़ा पद है। राजनीति में मैं किसी भी वर्ग या ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं हूं और मेरा अपना तय है कि मैं राजनीति में भविष्य में भी कभी जाने वाला नहीं हूं। तो इसलिए आप वो सब बातें भी दिमाग से हटा दीजिए। मैं शुद्ध रूप से शिक्षक हूं। मैं चाहता हूं कि जब भी मेरी मैयत निकले तो एक अच्छे माँ साहब मर गए ऐसा लोगों ने बोलना चाहिए। बस इससे बड़ा कोई सपना अपना नहीं है। अब बात करते हैं मुद्दे की, जो है गड़बड़ी हमारे विजन में है। हमारा नजरिया जब तक सुधरेगा नहीं,
तब तक ना खंडवा सुधरेगा, ना बुरहानपुर, ना निमाड़, और बाकी सबका भी मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे मन में किसी धर्म को लेके कोई फर्क नहीं है, और मेरे मन में किसी भी शहर या प्रदेश को लेके भी कोई फर्क नहीं है। मैं बड़ा न्यूट्रल सा आदमी हूँ। अगर खंडवा तरक्की करता है वेरी गुड, मेरा ही है। खरगोन करे तो अपना ही है, इटारसी करे तो और अच्छी बात है। मेरा सोचने का ढंग थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, होता क्या है, विज्ञान एक चीज है। विज्ञान क्या होता है कि भाई पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, वो प्रूव करके बता देते हैं। वो सब चीजें जो साबित होती हैं, वहां तक विज्ञान है। विज्ञान के ऊपर निकल जाओ, नहीं साहब हमारा तो फेथ है फलाने में, बजरंगबली में, इसमें उसमें, आप जैसा भी बोलते हैं, वो विज्ञान से ऊपर की एक चीज है। विज्ञान के नीचे निकल जाओ तो भाई हमारा अंधविश्वास में, भूत पलीत में यकीन है ना, वो कहानी एक अलग है। हमको पहले देखना पड़ेगा कि किसने तरक्की की। तरक्की उन्होंने की जिनका जिंदगी के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कोरोना की दवाई वैज्ञानिक नहीं बनाते तो भगवान ही मालिक था। ये सभागृह के भी 25% लोग अभी यहाँ होते, 75% आराम की अवस्था में कहीं सोए हुए होते। कहने का मतलब यह है कि जब आप आर्थिक तरक्की की बात कर रहे हैं, विज्ञान पे बात की। विज्ञान कहता है कि भाई इंसान का बच्चा काम करे, ये नजरिया होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उनको सुविधा मिलना चाहिए। काम में छोटी मोटी गलती माफी होना चाहिए। अभी जैसे कहा कि कोई फैक्ट्री में वर्कर मर गया, किसी फैक्ट्री में, किसी स्कूल में, किसी हॉस्टल में जब भी किसी बच्चे की या किसी कर्मचारी की डेथ होती है तो उस परिवार का तो सबसे बड़ा नुकसान होता है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान सेकंड नंबर पर उस संस्था का होता है जहां यह घटना हुई है। तो क्या मैं चाहूंगा, क्या कोई मिल मालिक चाहेगा कि उसके यहां ऐसा? कोई भी नहीं चाहेगा। एक्सीडेंट ऐसा होता है। आप नजरिए पे बात करो। हम क्या कर रहे हैं, चीजों को मिला दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि खंडवा में एक आध दंगा होगा तो मुझे कोई बोलेगा कि यार शहर में एक स्कूल अच्छा मिल रहा है, ले लो, इसको डेवलप करेंगे। क्या इंप्रेशन जाएगा? अगर मैं पैसे वाला हूं तो मैं डरपोक हूं। मैं डरपोक हूं तो मैं क्यों ऐसी जगह पर स्कूल बनाऊं यार जाकर जहां दंगे हो जाते हैं। किसी दिन माचिस लग गई अपने स्कूल में, तो ये फर्क पड़ता है। किसी देश में बार बार दंगे हो, अभी आप में से किसी को हम कहेंगे कि चलो पाकिस्तान में फैक्ट्री खोल लेते लाहौर, पहले ही नहीं बोल देगा। क्यों नहीं बोल देगा? क्योंकि वहां रोज बम फट रहे हैं। ये हमारे जहन में बेटा फट रहे कि नहीं फट रहे मालूम नहीं, लेकिन इमेज खराब हो गई। तो ये इमेज नहीं खराब होना चाहिए। ऐसी इमेज खराब होगी आपके शहर में कोई नहीं आएगा। नजरिया बदलने की सख्त जरूरत है। जब हम काम पर बात करेंगे तो हम केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण और काम को बढ़ाने पर बात करो। उसके बाद मैं मेरे घर में किधर घंटी बजा रहा हूं, आप अपने घर में कहां नमाज अदा कर रहे हैं, ये हमारे व्यक्तिगत मैटर है। इनको सबको मिलाना नहीं चाहिए। जब भी ये सब मिलेंगे तो घान हो जाएगी। अभी किसी साहब ने कहा कि साहब निमाड़ी भाषा ठीक नहीं है। देखिए, जितनी भी भाषाएं हैं, उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, हम कोई भी कहते थे हिंदी खतरे में, उर्दू खतरे में, कोई भी खतरे में नहीं है। भाषा क्या होती है? भावनाओं की अभिव्यक्ति। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, आपके दिल तक मेरी बात जा रही, बात कर रहा हूं, ये भाषा हो गई। दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है, बिगड़ गई है भावनाएं। अब मेरी भावनाएं सही नहीं है, मैं फ्रस्ट्रेटेड बैठा था। अब मैं हिंदी में भाषण दूं कि निमाड़ी में दूं कि अंग्रेजी में दूं, गलत ही निकलेगा, क्योंकि नीचे का सोर्स ही गड़बड़ है। हम ऊपर से बड़े भले भले बनते बैठते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नफरतों का जहर हमारे मनों में आ चुका है, जाने या अनजाने, उसके कारण जो निकल रहा है वो ठीक नहीं है। इसको सुधारने की बहुत जरूरत है और बहुत नीचे लेवल से सुधारना चाहिए। खंडवा हो या कोई भी शहर हो, अगर हम नजरिए पे, मेरे नजरिया में आपको बताता हूँ, बुरहानपुर में एक सड़क है, उसमें गड्ढे हो गए थे बारिश में, बड़ा रोड है, लालबाग बुरहानपुर रोड। और भास्कर में एक बार बड़ी न्यूज आई, तीसरी बार पैच वर्क किया जा रहा है हमारी सड़कों पे फला फला के द्वारा। ये इनका नजरिया है कि तीसरी बार पैच वर्क हो रहा है तो ये ताली बजा रहे हैं। मेरा कहना था सड़क खुद कैसे गई भाई?
बारिश में पानी गिरेगा ये सड़क बनाते समय मालूम नहीं था? तो सड़क में गड्ढे हो कैसे जाते हैं? पहला सवाल ये है। हो गए तो पहली बार पैचवर्क हुआ, उसके बाद फिर कैसे खुद गया भाई? वो बैठ के एलन मस्क उसी स्टैंड पे रॉकेट वापस उतार ले रहा जहां से लॉन्च किया था। हमसे सड़क का गड्ढा नहीं भरे जा रहा है और फिर हम बात कर रहे हैं कि हम जापान से ऐसे हैं और हमारा ये। अरे काय का ऐसा है? तुम्हारे शहर में गड्ढे क्यों हैं? कौन जिम्मेदार है? महापौर है, विधायक है? बुलाओ सामने बात करो। पीडब्ल्यूडी में, नगर निगम में इतने इंजीनियर तनख्वाह ले रहे हैं, क्या वो इंजीनियर्स को 20-20 साल नौकरी करने के बाद गड्ढा पैक करना नहीं आता? कोई बोलता क्यों नहीं? हमको मीठे मीठे रहना है, मेरे को फलाने भैया को और फलानी दीदी को नाराज नहीं करना है, तो बैठे रहो, कूदते रहो गड्ढे में, और नहीं तो बोलो बाहर निकल के। ऐसे कैसे विकास नहीं होता जी? आपके घर में आप एक सड़क तो देखते हैं 8-8, 9-9 इंच की सीमेंट की बनती है। आप ये जो छत पे बैठे हैं, ये इंजीनियर ने लोहा बांध के 4-4.5 इंच माल भरा होगा, उस पर ये इतना वजन बैठा हुआ है, ये क्यों नहीं गिर रही? ये क्यों नहीं गिर जा रही भाई? इसको 20 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए होंगे, ये अगले 50 साल नहीं गिर रही। और यही इंजीनियर वही सीमेंट, वही गिट्टी, वही सड़क बनाता है 8-8 इंच, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर से सड़कें बनती है, और अगले साल बारिश में गड्ढा हो जाता है। सोने से, मीठा मीठा बोलने से कुछ भी नहीं होगा। आप मुद्दे की बात पर जागिए। हमको कहते हैं साहब खंडवा किशोर कुमार का शहर है, फला दादाजी का शहर है। वेरी गुड है साहब, सबको नमन। एज ए टीचर मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? किशोर कुमार कब पैदा हुए थे? 70-80 साल हो गए। उसके बाद का क्या हुआ? अभी किशोर कुमार क्यों नहीं निकल रहे यहां से? उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही? उस पर दिल क्यों नहीं दुख रहा है आपका? मैं बचपन से, मेरे घर के पीछे किला था, वो किले पे जाके गाइड बताते थे, वो नदी के उस पार देखिए वहां मुमताज मरी थी, उनको वहां दफनाया था, फिर आगरा में ताजमहल बना था। मैं बोले भाई अपन एक आध ताजमहल अपने बना दो ना, एक आज अपन तो ऐसा कर दे। बुरहानपुर में शिव कुमार सिंह को क्यों याद करते? शक्कर कारखाना बना के गए। अभी के नेताओं को भविष्य में कोई क्यों याद रखेगा? अरे कुछ कर दो ना ऐसा। कर कोई नहीं रहा ऐसा, स्लो बहुत है हम। माखनलाल चतुर्वेदी जी अगर यहाँ हुए हैं तो 200-250 माखनलाल जैसे व्यक्तित्व और हो जाना था, क्यों नहीं हो पा रहे? हमको ये सोचना चाहिए। और वो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है उसको पुरानी पीढ़ी काम ही नहीं करने दे रही। हमारी जिंदगी भर के डर हम बच्चों की परवरिश में इंजेक्शन लगा के घुसा देते हैं। देख बेटा, इस विषय में मत बोलना, बीजेपी नाराज हो जाएगी, बसपा नाराज हो जाएगी, जनता दल नाराज हो जाएगी। हम इतना डरा देते हो, बच्चा कहीं स्टेज पे जाके खड़ा होकर बीजेपी बसपा ये वो, अच्छा आपने मुझे बुलाया, दिल से धन्यवाद, मैं जा रहा हूं, चला जाता है। वो क्या बोलेगा? अरे उसको बोलने दो ना। और बोलने से डरते क्यों हो? क्या ही खा लेगा कोई यार? तो आपको ऐसा कातिलाना विजन लाना पड़ेगा कामों के प्रति। और मैं थोड़ा सा पुनर्जन्म को कम मानता हूं। पुनर्जन्म से मेरा कोई ऐतराज नहीं है, उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ मत घुसाइएगा। होता क्या है भाई, कुछ करो ना। अरे यार वो पिछले जन्म का है अपना, इस जन्म में गलत जगह पैदा हो गया, शहर भी गलत आ गया था, तो चलो अब कुछ कर लो। नहीं यार अब क्या है, तबीयत ठीक नहीं रहती, सोच रहा हूं अगले जन्म में करूंगा। तो ये आदमी 3 जन्म मान के इस जन्म में करता कुछ नहीं है, इसलिए मेरा ऐतराज है। मेरा कहना है यार जो मिला कर करा दो ना, जल्दी करो ना, क्यों नहीं कर? मैंने अभी 11-11 हजार स्क्वायर फीट की 5 फ्लोर बिल्डिंग बनाना थी। मुरैना से एक टीम आती मेरे, वो 2.5 महीने में छतें डाल दी 5 महीने में मेरे लोग उस बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं। 55,000 स्क्वायर फीट 5 महीने लगे। मेरे को अभी सेठी जी का पता चला कि 4 महीने में इन्होंने टोयोटा का शोरूम बना लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को अगले पल ध्यान आता है कि अगला शोरूम 3 महीने में बनना चाहिए, उसके बाद 2.5 महीने में बनना चाहिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि ये संडे गड्ढा खोदे अगले संडे ओपनिंग करें। ये जोश जब तक नहीं आएगा, ये विजन जब तक नहीं आएगा, हम सिर्फ पुरानी बातें करेंगे। मैं किसी भी पुराने पे बात करने में यकीन इसलिए नहीं रखता है कि कार्यक्रम अभी 10-15 मिनट पहले, 1 घंटा पहले शुरू हुआ था। हम में से कोई है जो 1 घंटा पीछे ले जा सकता है दुनिया को? नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है। कल सवेरे अपन उठेंगे इसकी हमारी गारंटी नहीं किसी की। तो हमारे पास है क्या?
ये अभी है जो कुछ है, जो करना है कर डालो, जितने निहाल पटकना है पटक डालो, एक ही जन्म मिला है, ऐसा मैं सोचता हूँ। ऐसे मैसेज हम अपने युवाओं को, नए लोगों को भेजेंगे। एक बार इस बारूद में आग लगी ना प्यारे, तो पूरी दुनिया नाम लेगी। चाइना में भी, जापान में भी, जापान में हड़ताल होती है, फैक्ट्री मालिक की किसी सुविधा से नाराज है, वेतन बढ़ाओ, क्या करते हड़ताल में, काली पट्टी बांधते हाथ पे, प्रोडक्शन 1.5 गुना कर देते हैं। इतना प्रोडक्शन कर देते हैं कि मालिक से गोडाउन में रखते नहीं बनता, उसका बजट फेल कर देते हैं। ये जज्बा हम में कब आएगा? हमारे यहाँ ज्यादातर लोग काम नहीं कर रहे। मैं किसी भी प्रकार से किसी को अनाज दो मत दो, इसके फेवर और अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन मैं बोलता हूं कि कुछ भी दो, उसको काम करने की आदत डालो ना। आज ज्यादातर लोग कुछ नहीं करते। आप किसी भी भले मनुष्य से, जो विद्वान हो, जो प्रोफेसर हो, जो डॉक्टर है, जो वकील है, उसको पूछो कि तेरा जो तूने जिंदगी भर सीखा है वो काम दिन में कितने घंटे करता है? वो 3 घंटे भी नहीं करता। 3 घंटे भी काम नहीं करता आदमी। कैसे एरिया आगे बढ़ेगा? हमने तरक्की की थोड़ी बहुत, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हमेशा अफसोस होता है यार और करना था। वो बिल्डिंग 5 महीने में बनी, वो ठेकेदार को इनाम दिया, सब वर्कर्स को शॉल पहनाई, ताली बजाई, और अगले ही पल अगली वाली 4.5 महीने में बनाएंगे, अगली 4 महीने में बनाएंगे। वो वहां पे 22 मंजिला इमारत 7 दिन में बना दी उन्होंने चाइना में। 22 मंजिल की इमारत, एक फ्लोर पे 12-12 फ्लैट थे। वो इंसान के बच्चे ही है ना, हमारे आपके जैसे ही है ना। हमने क्या किया, वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। प्लानिंग होती होगी, रॉ मटेरियल तय होता होगा, नट बोल्ट होते होंगे, आदमियों को तैयार किया जाता होगा, उसके पीछे बहुत बड़ी रिहर्सल होती होगी, और जिस दिन काम शुरू हुआ तो सब भिड़ जाते होंगे। हम क्या करते हैं, काम के बीच में, वैज्ञानिक काम के बीच में अवैज्ञानिक चीजें घुसा देते हैं। उसके कारण कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो मेरा किसी धर्म के प्रति कहीं भी कुछ नहीं कहना है। मेरा कहना है, जब आप मुद्दे की बात कर रहे हो, काम, तो काम तो साहब काम के तरीके से। मेरे पास 1600 लोगों की टीम है। टीचर आता है, कोई मैडम आती है, जी मैडम सर बच्चा बीमार है, मैं ले जाता हूँ सर, वो गैस की टंकी भी नहीं है, 2 भिजवा दो सर, वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये नहीं है, 6 ले जाओ। लेकिन पीरियड पढ़ाने जाओगे ना मैडम, 50 मिनट का पीरियड है, 50 मिनट टकाटक पढ़ाना पड़े, मैं तेरे बच्चे की धुला भी दूंगा खुद अपने हाथ से, लेकिन काम में कोताही नहीं होगी। और थोड़ा सा टाइट होते हैं, काम कैसे नहीं होता। मेरे किचन है, सुबह 7 बजे 10,000 लोगों का नाश्ता बनता है, 10,000 लोग खाना खाते हैं, ऐसा 4 टाइम होता है, छोटा सा किचन। पिछले 22 साल में एक बार मेरे को एक बच्चे ने आके शिकायत नहीं की कि सर हम लाइन में लगे थे, नाश्ता नहीं था। अब सोचो 10,000 लोगों के नाश्ते में खमण भी होता है, इडली भी होती है, जो रात को 1:30 बजे से बनती है। समय नहीं चूक सकते था। हलवाई का बाप भी मरा होगा उसमें, टीम मेंबर बारिश में भीगे भी होंगे, लाइन भी किसी दिन चली गई होगी, वो जनरेटर भी खराब हुआ होगा। ये सब होता है काम के तरीके से। तो हम अगर खंडवा वासी ठान लें कि साहब काम तो काम के तरीके से होगा, मान के चलिए इसको हम स्वर्ग बना सकते हैं। और हम जब भी अवैज्ञानिक चीजों को अपने पर हावी होने देंगे, तो हम इस वैज्ञानिक उपलब्धि के बारे में फिर सोचना बंद कर देंगे। और एक किशोर कुमार हुए, बहुत अच्छी बात है, 150 पैदा करो। कोई एक पहलवान साहब हुए जिन्होंने मध्य प्रदेश केसरी और ये सब इनाम मिले, साष्टांग प्रणाम उनको भी, लेकिन उनके अखाड़े में 100-500 और ऐसे पैदा करो कि वो WWF में जाके अपनी तरफ से लड़े और खंडवा का नाम रोशन करें। तो ये अंगार का होना बहुत जरूरी है। मैंने जो कुछ भी कहा एक शिक्षक के नजरिए से अपनी बात रखी। मैंने पहला स्कूल खोला था, उसका नाम रखा था न्यू विजन हायर सेकेंडरी स्कूल। मैंने कहा कि 10-20 साल चलेगा, अगर अभी इसका नाम मैं राधे कृष्ण या जीवनलाल चौक से मेरे पिताजी के नाम से रखूंगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसके पिताजी पुराने हो गए। तो ऐसा नाम रखो जो सदाबहार फ्रेश रहे, तो न्यू विजन डाला। अगला खोला तो मैंने कहा विजन वर्ड अच्छा है, दृष्टिकोण नया होना, तो उसका नाम मैक्रो विजन रख दिया। तो सिंपल वजह थी कि हमारा नजरिया वैज्ञानिक होगा। अगर कई लोग सोचते हैं मेरी पान की दुकान नहीं चल रही, मेरा स्कूल नहीं चल रहा है। अरे भाई, पब्लिक को पान की दुकान पे पान चाहिए, टायर की दुकान पे टायर चाहिए।
बेच रहा है क्या तो किफायत से ओरिजिनल माल बिकेगा 100%। वैज्ञानिक अध्ययन करो, कमी ज्यादा समझ में आएगी, चीजें सुधर जाएगी। ये होटल है, ये होटल कैसा चल रहा है मुझे नहीं मालूम, भगवान करे बहुत अच्छा चले, अच्छा चलना ही चाहिए। क्या करना है, 2 कुक अच्छे ले आओ, महंगे आएंगे 40-50 हज़ार रुपए महीने वाले, उस पर इन्वेस्ट करो, बेहतरीन खाना बनाओ। पूरी दुनिया खाने के लिए जी रही है, 50-50 किलोमीटर लोग जाते हैं, आपका तो 5 ही किलोमीटर दूर है शहर से, दौड़ के आएंगे। हमको करने पर बात करना चाहिए, ये मेरा कहना है। मेरी बात पूरी भली लगे, मैं शिक्षक हूँ, बस ऐसा समझ लेना कि आज हमारे बच्चों के माँ साहब भाग गए थे, हमने 5-10 मिनट खेल लिया, उनको चलेगा, मेरे को इससे ज्यादा का कोई मान सम्मान की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि क्यों हम ऐसी सड़क नहीं बना सकते जिसमें गड्ढा हो ही नहीं, हम सोचते क्यों नहीं? तो साहब नजरिए को बदलने की बहुत जरूरत है। मेरे शहर में भी बीच में ऐसा हुआ था कि कलेक्टर को राष्ट्रपति ने बुलाकर पुरस्कार दिया था, बुरहानपुर के प्रवीण सिंह साहब को, कि इन्होंने हर गांव में घर घर पानी पहुंचा दिया। वो मेरे से मिले बाद में, मैंने कहा ताली बजाने का मन तो मेरा भी कर रहा है, पर केवल 70 साल लेट हो गए ऐसा नहीं लग रहा कलेक्टर साहब। जब देश आजाद हुआ उसी दिन पानी तो लोगों को मिल जाना चाहिए था ना। 70 साल बाद तुम गांव में पानी, वो भी रिपोर्ट सच्ची है कि गलत है, वो उनका भगवान ही जाने। तो ये बातों पे तो अजीब सा लगता है मुझे, बहुत अजीब सा लगता है। ये बुरहानपुर स्टेशन पे लोग आके उतरते, दरगाह हकीमी जाते, मैक्रोविजन तक, 2 प्लेटफॉर्म है, एक आने का एक जाने का, तीसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या ताली बजा रहे हैं हम, कितने सालों से बजा रहे हैं, समझ में नहीं आता। विभाग हमारे यहाँ सारे ऐसे हैं, विभाग दिया गया है कि भाई आप जन्म मृत्यु का कार्यालय देखेंगे, किसी का बाप मर गया, फोटो ले लो, 2 गवाह ले लो, एफिडेविट ले लो, उसको प्रमाण पत्र दे दो। लेकिन जो बंदा वहां बैठा है उसने उस विभाग के वो नियम पकड़ के रखे कि इस काम को मैं अटकाऊंगा कैसे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, टाउन और कंट्री की प्लानिंग है, तुमको इसको विकसित करना है, वो सारी फाइलें रोक लेते, सारी। उनको ये मालूम है कि ये बगीचा तिरछा, अरे बगीचा तिरछा हो गया, तू सीधा कर दे, करना क्या है, करने नहीं देते। मैं भी काम कर रहा हूं, अगर जापान जर्मनी में होता ना तो आधा देश मेरा हो गया होता, क्योंकि अपने को बहुत जल्दी है कामों की, और मालूम है कि 55 साल के हो गए हैं, कुदरतन भी दिए तो 15 साल है, काम करने के 12 साल बचे हैं। जितने तीर मारना भैया जल्दी जल्दी मारो, जल्दी जल्दी मारो। आपसे भी मेरा अनुरोध है, समय को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए, कामों में वैज्ञानिक तरीका लाइए, हर चीज के एक्सपर्ट मिलते हैं। किसी भी धंधे में शुरुआत में ज्यादा खर्चा होगा, लॉस होगा, नुकसान उठाने की जिसकी ताकत है वो तरक्की करता है। मैंने खंडवा में स्कूल खरीदा 32 करोड़ रुपए, मैं तो आंकड़े भी बोल देता हूँ, क्योंकि मेरा इनकम टैक्स का छापा पिछले साल पड़ा, अब 5-1 साल उन्होंने आना नहीं, तब तक मैं खाते फिर सीधे कर लूंगा, है ना। अभी 32 करोड़ रुपए पे बैंक का ब्याज कितना हो जाता है, सोचो आप, 800 बच्चे हैं, आप फीस जोड़ लो, शुद्ध नुकसान है। उस पर मेरे यहाँ 1.5 से 2 लाख रुपए वाली फैकल्टी पढ़ा रही है। अब आनंद चौकसे को तो कुत्ते ने नहीं काटा है कि वो खंडवा में 30 बच्चों को, 22 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2-2 लाख रुपए महीने के टीचर रखा है। ये बड़ा गैम्बलर है, ये अभी मस्ती से और नुकसान करके 50 करोड़ रुपए माइनस में लाएगा टोटल, उसके बाद ये पिकअप लेगा, फिर ये चाहेगा तो 5 साल में इतने पैसे कमा लेगा। मुझे मालूम है वो बिजनेस कैसे होता है। क्यों डरते हो यार, क्यों डर, बैंक के बैठिए, लोन लो ना, हर बैंक, देखो बैंक कितने में लोन देती है, 9% में, और पैसे का अवमूल्यन 5% हर साल हो जाता है। आप जो चीज अभी 100 रुपए में खरीद रहे हो, अगले साल 105 में खरीदोगे, तो यानी पैसे खुद 100 से 95 हो जाता है। यही बात हुई ना, यानी वो बैंक वाले आपसे 4 ही रुपए तो मांग रहे हैं साल भर। अब साल भर उनके 100 रुपए रख के आप 4 रुपए नहीं कमा पाओगे, ठेले पे केले बेच लो, 8 दिन में हो जाएंगे उतने, तो डरते क्यों फिर। और बैंक का लोन देंगे, हमारा ईमान है, हम देंगे करेंगे, और नहीं दे पाए तो भाई नहीं दे पाए, उससे भी क्या तकलीफ है। अरे हम कृष्ण की इस जन्मभूमि में थोड़े दिन रह भी लिए तो उत्साह में कमी की क्या वजह है, काम ही कर रहे थे ना भाई। धंधे में नुकसान होने से कोई पापी हो गया, कोई अधर्मी हो गया, क्या हो गया नुकसान यार, कुछ सोच के किया था, नहीं चल पाया,
उत्साह मत कम करो। अमेरिका में अगर आप बैंक में जाते हो, जापान में, और बोलते हो कि मैं 7 बार असफल हो गया था ये अलग अलग धंधों में, अब 8वां लाया हूं, तो आपको तुरंत लोन देते हैं। हमारे यहाँ तो वो पता नहीं कौन सी हमारी सिविल देख लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम कोई काम के नहीं। यानी पहले बैंक वाले साबित करते हैं कि तुम, यानी अपने को कुल मिला के ऐसा कागज पे साबित करना पड़ता है। मैनेजर कहते हैं ये 50 करोड़ जो तू दे रहे हैं ना, ये हमारे पैरों की धूल है, जब ये साबित करो तो लोन मिलता है। अब सोचो कैसी विडंबना है। तो विचित्रताओं से भरा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्मित कीजिए। और एक काम है जो हम सबको करना चाहिए, कोशिश करते रहिए इंसान अच्छे बने, आपस में भावनाएं अच्छी हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो, स्नेह हो। ये होके भी गड्ढे वाली सड़क पे भी मजा आता है। अगर आपस में प्यार रहा ना बॉस, झोपड़े में भी मजा आता है। तो हम दुनिया बदलने की कोशिशें करते रहें, लेकिन खुद को थोड़ा सा बदल लें कि हम जिस जगह रहें वो स्वर्ग जैसी फीलिंग दें। मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं थी कि मैं किसी का दिल दिखाऊं, फिर भी माफी और थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आनंद सर। सर के जो संस्थान है वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंस समय को दिया जाता है और उनके हर उसमें एक बड़ा क्लॉक लगी हुई है, उसको भगवान मान के मार्गदर्शन करके शुरुआत होती है टाइम से। जो 1 घंटा आज हम लेट हुआ, सर के यानी 4 बजे होता था, 4 बजे सुबह सामने भले 4 श्रोता होते हैं। तो ये और सर का एक पॉजिटिव जो थॉट है सोशल मीडिया पर रोज आता है वो, और उसमें वो लोगों को आगे बढ़ने के लिए, जोड़ने के लिए अच्छी बातें प्रेषित करते हैं। और आज का जो आयोजन में सब लोग आए, धन्यवाद। मैं लुकमान मसूद साहब से और भाभी से निवेदन करूंगा कि सारे गेस्ट यहाँ हमारा ग्रुप फोटो भी हो जाएगा और मोमेंटोज भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आनंद सर, आलोक भैया, जय भैया, प्रमोद सिन्हा जी, सुनील बंसल जी, राजन पारासर जी, निमेश शर्मा जी, मंगल यादव जी, मैं लुकमान भाई से और भाभी जी से निवेदन करूंगा कि मोमेंटोज आज के जो हमारे अतिथि हैं, जिन्होंने बहुत अपने कम समय में, मतलब जो समय दिया और उस समय के लिए यहाँ पर आए, अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद स्वरूप एक मोमेंटो के लिए मैं निवेदन करूंगा लुकमान मसूद साहब से और भाभी जी से कि सभी अतिथियों को साढ़े 6 बजे बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए आलोक भैया का संडे का फंडा बहुत हिट है। लंबे समय से चल रहा है। लंबे समय से अच्छा था। Hi, good day.